नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल, जिसमें हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और योगा एंड स्पोर्ट्स खत्म कर लिया था। और बिहेवियर के भी हम लोग शुरुआत की 3 यूनिट्स खत्म कर चुके हैं। आज बिहेवियर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में आप देखो तो मैंने आपको जैसे बोला था कि 1.5 आवर्स अराउंड स्पोर्ट्स एंड योगा का लेक्चर्स है, टोटल मिला के सारे लेक्चर्स। और 4.5 आवर्स अराउंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। और 1.5 या 2 आवर्स के अराउंड इसके बिहेवियर के होंगे। तो ये एक एक दो दो घंटे में आप 20-20 30-30 नंबर रिवाइज कर सकते हो। 4.5 घंटे में आप 65 मार्क्स का रिवाइज कर सकते हो जस्ट बाय वॉचिंग दीज लेक्चर्स। और अभी रिसेंटली हम लोग उसको टाइपिंग के लिए भी भेजा हुआ है, तो वो जैसे ही आ जाता है वी विल ऑल्सो अपलोड जो इसकी पीडीएफ होगी वो टेलीग्राम चैनल पे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले की तो अपलोड कर ही देंगे अभी रिसेंटली ही। ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 4 किसका, बिहेवियर का, है ना। आज हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रेस की। तनाव क्या होता है और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ना। तनाव और उसका प्रबंधन। इसमें देखो जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो क्या है, स्ट्रेस एंड मैनेजमेंट में नेचर ऑफ स्ट्रेस क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस पूछा हुआ है, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस और सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट्स, और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, और फिर प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में। तो एक एक करके सिलेबस वाइज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो स्ट्रेस की परिभाषा क्या है। तो देखो स्ट्रेस कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपकी कैपेबिलिटी तो हो कम और जो आपके पास में चैलेंज हो वो बड़ा, तो वो जो सिचुएशन क्रिएट करता है उसको स्ट्रेस कहते हैं। सिंपल भाषा में देखें तो इसको इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो स्ट्रेस रेफर्स टू ऑल दोज फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल चेंजेस, है ना, सारे बदलाव दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस विच इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ठीक है। डेफिनेशन है, आप कीवर्ड्स याद रख करके और या फिर एज इट इज इसको याद रख सकते हो। अब देखो स्ट्रेस है। स्ट्रेस के देखो दो ही पहलू हैं, या तो स्ट्रेस होगा आदमी या फिर रिलैक्स होगा। स्ट्रेस को कंपेयर किया गया है इलेक्ट्रिसिटी के साथ में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, जैसे आप मानो कि आपका मोबाइल है। अब आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है ना। तो आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मोबाइल को चार्ज कर रही है, ये तो अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मानी जाएगी जब तक आपका मोबाइल चार्ज कर रही है। पर मान लो कि ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी आ जाए कि आपका मोबाइल फट जाए, है ना, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या उसको अच्छी मानेंगे? तो उसको अच्छी नहीं मानेंगे। ठीक उसी तरह अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अगर इतना है जिसको हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं, है ना, पॉजिटिवली, तो वो अच्छा स्ट्रेस हुआ। और अगर वो इतना ज्यादा हो जाए कि हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाए या फिर हमको और कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, कोई भी तरह की प्रॉब्लम, तो उसको खराब मानेंगे। तो उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कंपेयर इसीलिए किया गया है। जैसे देखो स्ट्रेस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एज इट गिव्स एनर्जी, देता है ये। स्ट्रेस इंक्रीजेज ह्यूमन अराउजल, है ना, ये आपकी कैपेबिलिटी, अंदरूनी कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है, जागृत कर देता है, और ये इफेक्ट करता है किसको, परफॉर्मेंस को। बट एज हाई वोल्टेज डैमेजेस द इक्विपमेंट, जैसे हाई वोल्टेज इक्विपमेंट को डैमेज कर देता है, मोर स्ट्रेस भी अगर ज्यादा होगा तो कैन रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है। फिर अपन ने देखा कि अगर मान लो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, पर इतनी कम है कि मोबाइल उससे चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, तो भी कोई मतलब नहीं है उसका। तो टू मच स्ट्रेस एंड टू लिटिल स्ट्रेस। जैसे ये मान लो ये महिला है, यहाँ पर रेस्ट कर रही है ना, इनको कोई किसी तरह का वो नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। तो ये जो टू लिटिल स्ट्रेस है ना, दैट में कॉज वन टू फील लिस्टलेस, है ना, और लो ऑन मोटिवेशन। आप में मोटिवेशन नहीं होगा अगर आप बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस फ्री या फिर टू लिटिल स्ट्रेस आप में है, तो आपको मोटिवेशन फील नहीं होगा, है ना, लिस्टलेस आप महसूस करेंगे, विच में लीड टू स्लो एंड लेस इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ठीक है। तो इससे आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो भी हो जाएगी और इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी परफॉर्मेंस की। तो इससे अगर कंक्लूड करें तो स्ट्रेस की जो अलग से डेफिनेशन आती है कि स्ट्रेस इज द पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज एन ऑर्गेनिज्म मेक्स टू स्टिमुलस या इवेंट्स दैट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एंड एक्सीड्स वंस पर्सनल एबिलिटी टू कोप। ठीक है। ये स्ट्रेस क्या है, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स है जो इंसान या कोई भी चीज, कोई भी जानवर, ऑर्गेनिज्म देता है किसके प्रति, स्टिमुलस या इवेंट्स के प्रति। कौन से इवेंट्स जो डिस्टर्ब करते हैं इक्विलिब्रियम। आप स्टेबल सब कुछ चल रहा है, आपका इक्विलिब्रियम किसी ने आकर के आपको छेड़ दिया, है ना, किसी कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको परेशान करने वाली है, तो वो उसने आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। और वो फिर ऐसा डिस्टर्ब किया कि आप जो आपकी जो एबिलिटी है उसको कोप अप करने की, उससे भी वो ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। तो जो पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसको स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है। ये बेसिक था। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत समझाऊं, पर है ना, समझाने के मामले में ये कि लेक्चर्स रिवीजन की बजाय ये बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे।
अभी हम लोग रिवीजन पे फोकस कर रहे हैं, तो हम लोग मेन मेन पॉइंट्स देखेंगे एंड दैट इज इट। फिर देखो अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप्स बताए हैं। तो हांस साल्वे ये एक रिसर्चर हैं, इसमें स्ट्रेस के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है, रिसर्चेस किए हैं। इन्होंने दो टाइप्स बताए, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस, है ना। अब यू स्ट्रेस क्या है, अच्छा स्ट्रेस तो यू स्ट्रेस, और बुरा स्ट्रेस डी स्ट्रेस, ये बेसिक है। अपन एक एक करके पढ़ते चलते हैं कि लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड, है ना, या फिर इंक्रीज करे परफॉर्मेंस को, तो वो यू स्ट्रेस है। ये जो स्ट्रेस होता है ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, इसको पॉजिटिव स्ट्रेस भी आप कह सकते हो। ये मोटिवेट करता है और एनर्जाइज करता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखो, आपने विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, तो वैसा जो स्ट्रेस है, प्लेयर स्ट्रेस ड्यूरिंग गेम, तो ये क्या है, पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। फिर डी स्ट्रेस है, तो ये लेवल ऑफ स्ट्रेस विच इज नेगेटिव इम्पैक्ट, है ना, और ये डिक्रीज करता है किसको, परफॉर्मेंस को। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। ये नेगेटिव होता है, डीमोटिवेट करता है, एंग्जाइटी क्रिएट करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखो, पेरेंट्स, किसी कोई छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो रहा है ना। हालांकि भारतीय सोसाइटी में तो ऐसी चीजें कम ही देखने को मिलती, पर वेस्टर्न सोसाइटीज में, हांस साले भी भारत के तो थे नहीं, वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसी चीजें ज्यादा थी। तो वो क्या क्रिएट करता है, वो डिस्ट्रेस क्रिएट करता है। फिर लूजिंग समवन बिलोवेड, कोई आपका प्रिय है, आप उसको खो देते हो, तब भी जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो डिस्ट्रेस होता है ना। ये देखो, डिस्ट्रेस के भी दो अलग प्रकार बताए हुए हैं, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट क्या होता है, ये एपिसोडिक होता है ना, कभी कभार होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि आप कभी कहीं जाना है आपको अर्जेंट, और आपका टायर पंचर हो जाए, तो जो स्ट्रेस होता है वो अक्यूट स्ट्रेस है ना, अक्यूट डिस्ट्रेस है। फिर क्रॉनिक होता है, क्रॉनिक तो टॉक्सिक होता है बहुत ज्यादा, और लॉन्ग टर्म रहता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है ना। इंटेंसिटी भी तो कम होगी, पर ये टॉक्सिक होगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक, जैसे कि किसी के, जैसे हमने पहले बात किया, डाइवोर्स ऑफ समन्स पेरेंट्स, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, किसी को लगातार फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको क्या, क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हांस सैलीदेरा ने जो बताए स्ट्रेस के टाइप्स, है ना, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। फिर अपन अदर टाइप्स देखो स्ट्रेस के, तो एक हाइपर स्ट्रेस है और एक हाइपो स्ट्रेस है। इसमें क्या होता है, हाइपर स्ट्रेस तो कब होता है, जब किसी इंडिविजुअल को आप पुश करो बियॉन्ड समथिंग दैट ही और शी कैन हैंडल, है ना। तो अकर्स व्हेन इंडिविजुअल इज पुश्ड बियॉन्ड व्हाट ही और शी कैन हैंडल, दैट इज वर्क ओवरलोड। अब ये इस प्रकार का जो स्ट्रेस है, ये ट्रिगर करता है इमोशनल, स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेस को, जैसे अति गुस्सा आना, है ना, और ऐसा चिड़चिड़ व्यवहार हो जाना। ये सारी चीजें हाइपर स्ट्रेस के कारण, वर्क ओवरलोड के कारण हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, पुश कर दिया किसी इंडिविजुअल को जो वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता उस जगह पे। फिर हाइपो स्ट्रेस, ये ओपोजिट है हाइपर स्ट्रेस के। इसमें इंडिविजुअल क्या है, बोर्ड है ना। जैसे अपन ने पहले वो फोटो में महिला देखी थी, वो क्या है, पड़ी हुई है, बोर हो रहे हैं, या फिर कुछ भी है, अनचैलेंज्ड है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हाइपो स्ट्रेस क्रिएट होता है। इसके एग्जाम्पल में देखो, तो रिपीटेटिव टास्क जो लोग करते हैं, एक ही एक तरीके का काम करते हैं, तो वो लोग जिस स्ट्रेस से गुजरते हैं, उसको हाइपो स्ट्रेस नाम दिया है। फिर अपन देखें कि एनसीईआरटी में चार तरह के कॉजेज, जो स्ट्रेस के टाइप्स दिए हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज, है ना, वो क्या क्या है। पहला तो फिजिकल स्ट्रेस है, दूसरा एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एनसीईआरटी में तो खैर इसको मिलाकर के लिखा हुआ है। फिर सोशल स्ट्रेस है, और एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, सामाजिक तनाव है, और एक मनोवैज्ञानिक तनाव है। तो सबसे पहले देखो, शारीरिक तनाव या फिजिकल स्ट्रेस है। फिजिकल स्ट्रेस क्या है, डिमांड्स दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ आर बॉडी। अब जो आपकी बॉडी पर जो दबाव पड़ता है किसी कारण से, उससे जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो फिजिकल स्ट्रेस हो गया। जैसे कि आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खा रहे हो, या फिर आपको सफर एन इंजरी और फेल टू गेट इनफ स्लीप, ऐसी कोई सिचुएशन होगी, तो आपको जो स्ट्रेस होगा वो फिजिकल स्ट्रेस कहलाएगा। फिर एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जो पर्यावरण के कारणों से होगा, और जो अनअवॉइडेबल है उससे जो स्ट्रेस होगा वो, जैसे कि आपको पता है, कोई ये हॉर्न वॉर्न बजाते रहता है बहुत ज्यादा, तो नॉइस पोल्यूशन के कारण चिड़चिड़ापन होता है। तो पोल्यूशन, या फिर बहुत ज्यादा क्राउड में रहता है, तो इस इंसान को स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन बनती है, तो जो स्ट्रेस होता है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। फिर सोशल स्ट्रेस की बात करो, तो दीज आर इंड्यूस्ड एक्सटर्नली, है ना, एंड रिजल्ट फ्रॉम आर इंटरेक्शन विद अदर पीपल। ये एक्सटर्नली इंड्यूस होता है, बाह्य तौर पे इंड्यूस होता है। और ये क्या है, जैसे अपन किसी और से मिलते हैं, तो अपना जो इंटरेक्शन होता है उससे कोई स्ट्रेस क्रिएट हो जाए, जैसे आप सब्जी वाले के पास में गए, 5 रुपए कम कराने हैं, नहीं करे, लड़ाई हो गई, तो ऐसी सिचुएशन। स्ट्रेस रिलेशन, प्रॉब्लम विद नेबर, ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है, जैसे आप पड़ोसी, आपका पड़ोसी के साथ में कोई बहस हो गई, तो वो जो स्ट्रेस क्रिएट होगा उससे वो सोशल स्ट्रेस होगा। फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्या है, ये वो स्ट्रेस है जो अपन खुद के मन में खुद ही जनरेट कर लेते हैं, है ना, इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस है ये क्या है, दीज आर पर्सनल और यूनिक टू पर्सन, है ना, अलग अलग लोगों में ये अलग अलग टाइप का होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस।
इसमें देखो क्या है, दीज आर स्ट्रेस दैट वी जनरेट आवरसेल्व्स इन द माइंड्स एंड इट इज इंटरनल सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अब इसमें मेन रीजन देखोगे तो फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल एंड सोशल प्रेशर। ठीक है, जैसे कि इंटरनल प्रेशर में आप देखो कि किसी को ऐसे विचार आते हैं कि मैं हर चीज में मैं अच्छा हूं, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है ना। तो ये अपन ने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देखे अलग अलग, हांस सालिए द्वारा देखे। फिर अदर टाइप्स में अपन ने दो देखे, हाइपर और हाइपो। और फिर अपन ने देखे एनसीईआरटी में क्या दिए हुए हैं वो। फिर अपन देखते हैं रीजन या कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या है ना। देखो फैक्टर्स जो स्ट्रेस को कॉज करते हैं उनको स्ट्रेसर्स कहते हैं, है ना। और अपन अब ये देखते हैं क्या क्या रीजंस है। इसमें तीन बेसिक रीजन है, लाइफ इवेंट्स हैं, हैजल इवेंट्स हैं और ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, है ना। हैजल इवेंट्स तो जो ऐसे आपको एनॉय कर देते हैं, ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं। लाइफ इवेंट जो आपकी डेली लाइफ में आपके रूटीन काम में हो रहे हैं। और ट्रॉमेटिक इवेंट्स क्या है, कुछ ऐसी घटना हो जाना जिससे आपके लाइफ में एक परमानेंट सा स्ट्रेस हमेशा के लिए बन जाए या फिर वो एपिसोडिक हो। तो देखते हैं एक एक करके। लाइफ इवेंट्स हैं तो मेजर लाइफ इवेंट्स विच डिस्टर्ब आर रूटीन और कॉजेस टर्मोइल, है ना। उससे क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जैसे कि मूविंग इनटू अ न्यू हाउस, है ना, ये प्लान स्ट्रेस होगा। प्लान तो है पर इससे स्ट्रेस होता है। फिर ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये अनप्लान्ड है पर इससे भी ये लाइफ इवेंट है, तो इससे जो स्ट्रेस होता है वो फैक्टर है स्ट्रेस के। फिर हेजल इवेंट्स में देखें तो हेजल इवेंट्स कौन से, एनोइंग फ्रीक्वेंट हेजल्स ऑफ एवरीडे लाइफ, है ना, इवेंट्स ऑफ डेली लाइफ। द स्ट्रेस डिराइव फ्रॉम दीज हेजल्स हैव पर्सनल नेचर, है ना, ये पर्सनल होते हैं। और इसमें पीपल फीलिंग स्ट्रेस फ्रॉम सच हेजल्स है पुअरर, जो ऐसे हेजल्स से परेशान होते हैं ना, उनको ऐसा माना जाता है कि उनकी जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है। फिर एग्जाम्पल में देखो आप तो ट्रैफिक प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर शॉर्टेज, ऐसी कई लोग जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं और वो मतलब है ना पागल जैसे होने लग जाते हैं, तो वो हेजल इवेंट्स के साथ में उनकी क्या साइकोलॉजिकल वेलबींग अच्छी नहीं मानी जाती है। फिर ट्रॉमेटिक इवेंट्स देखो तो ट्रॉमेटिक इवेंट्स कोई भी ऐसी चीज घटना हो सकती है जो एक्सट्रीम हो। ठीक है, दीज इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। अब इसमें एग्जाम्पल पे के तौर पे देखो, ये ट्रेन या बस का एक्सीडेंट हो जाना, रॉबरी हो जाना, फिर स्टक इन अ टनल, जैसे कि अभी रिसेंटली अपन ने देखा था उत्तराखंड में टनल में कुछ लोग फंस गए थे। तो ऐसे जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं, उन ट्रॉमेटिक इवेंट्स में क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट रहता है। तो द इफेक्ट्स ऑफ दीज इवेंट्स अकर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसका इफेक्ट आता है और समटाइम्स परसिस्ट एज सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी, है ना। इसमें फ्लैशबैक्स आते हैं इंसान को, जो इंसान सोता है तो उसको ड्रीम्स वैसे आते हैं। फिर इसमें क्या है कि इंसान को जो प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत होती है। तो ये तीन क्या है, रीजन या कॉजेज ऑफ स्ट्रेस हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो है ना, जैसे मुझे खुद को यहाँ पर मैं तो बड़ी स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो आई एम एबल टू वॉच दीज क्लियरली। अगर ये परेशानी होगी तो नेक्स्ट टाइम से ये स्लाइड्स में जो है ना लेटर टाइप किए हुए हैं इनकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी तो मैं कोशिश करता हूँ यही कि ये फॉर्मेटिंग और सारी चीजें प्रॉपर हो, बट स्टिल यू टेल मी कमेंट करके तो हमको पता चलेगा। फिर अपन देखते हैं साइंस या सिम्टम्स क्या हैं स्ट्रेस के। अब साइंस या सिम्टम्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। कॉग्निटिव सिम्टम्स है ना, इमोशनल सिम्टम्स हैं, फिर फिजिकल शारीरिक सिम्टम्स क्या होंगे और बिहेवियरल सिम्टम्स क्या क्या होंगे। तो कॉग्निटिव में देखो मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी स्ट्रेस होगा तो, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, पुअर जजमेंट हो जाएगा और वो सिर्फ नेगेटिव्स आदमी देखने लग जाता है। तो ये कॉग्निटिव सिम्टम्स है। इमोशनल सिम्टम्स में देखो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं इंसान को, इनएबिलिटी टू रिलैक्स, वो रिलैक्स होने की इनएबिलिटी हो जाती है, फियर महसूस करता है, डिप्रेशन हो जाता है उसको, सेंस ऑफ लोनलीनेस उसको आ जाती है। फिर फिजिकल सिम्टम्स में देखो हेडेक होता है, डिजीनेस होती है, चेस्ट पेन, रैपिड हार्ट बीट होती है। और बिहेवियरल सिम्टम्स में देखोगे तो लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत पुअर हो जाती है, इनकंसिस्टेंसी होती है और ड्रग्स का कंजप्शन वो स्टार्ट कर देता है ना। तो ऐसे ये क्या है, साइंस हैं और सिम्टम्स है किसके, स्ट्रेस के। अब अपन इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस देखेंगे तो इनको भी बेसिकली ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है कि इमोशनल इफेक्ट्स क्या क्या हैं, साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या हैं, बॉडी पर मतलब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कॉग्निटिव इफेक्ट्स क्या क्या हैं और बिहेवियरल इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो एक एक करके ये इफेक्ट्स देखते हैं। अब देखो इमोशनल इफेक्ट में तो क्या है, मूड स्विंग्स होंगे, इरिटेटेड बिहेवियर होगा, दैट में एलियनेट, इससे क्या होता है, देम फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिस इंसान को ऐसा हो रहा है वो अलग थलग रहने लग जाएगा फ्रेंड्स और फैमिली से। फिर ये रिजल्ट करता है कि इसमें लो कॉन्फिडेंस में, एंग्जाइटी हो जाती है इंसान को और डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ये इफेक्ट्स हैं किसके, स्ट्रेस के, इमोशनल इफेक्ट्स। फिर साइकोलॉजिकल सॉरी फिजियोलॉजिकल है ना, साइकोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, इट इज रिलेटेड टू बॉडी। ठीक है। तो ड्यू टू स्ट्रेस के कारण क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ
सर्टेन हार्मोन्स, है ना, जैसे एड्रेनलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ये जो हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, है ना, और ये इफेक्ट देखने को मिलता है हमको फिजियोलॉजी पे, बॉडी पे। फिर कॉग्निटिव इफेक्ट्स है, तो ड्यू टू स्ट्रेस पर्सन सफर्स फ्रॉम मेंटल ओवरलोड, है ना, स्ट्रेस के कारण मेंटल ओवरलोड महसूस करता है। इट कॉजेज इंडिविजुअल टू लूज देयर एबिलिटी टू मेक साउंड डिसीजन, है ना, साउंड डिसीजन नहीं बना पाता है, अपने डिसीजन इतने ज्यादा अच्छे नहीं रख पाता है, और ये रिजल्ट करता है कि इसमें लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में और रिड्यूस्ड मेमोरी में। फिर लास्ट में बिहेवियरल इफेक्ट देखोगे, तो इसमें क्या होता है कि इंसान का बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको स्ट्रेस है, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव जंक फूड खाना, और स्टिमुलेंट्स का इनटेक बढ़ा देना, जैसे कि कैफीन हो गया, सिगरेट्स कोई बहुत ज्यादा पीने लग जाए, या कंजप्शन ऑफ ड्रग्स बढ़ा दे, तो ये सिचुएशन में भी वो स्ट्रेस का साइन है। और इट इफेक्ट स्लीप पैटर्न्स को इफेक्ट करता है और वर्क परफॉर्मेंस को कम कर देता है। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स थे इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बिहेवियरल। फिर अपन देखें नेचर ऑफ स्ट्रेस। अब देखो, तनाव की जो प्रकृति है ना, ये तीन तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो स्ट्रेस एज अ रिएक्शन है ना, यहाँ पर देखो, स्ट्रेस एज अ रिएक्शन है, स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन प्रोसेस है, और स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस है। अब ये देखो, बहुत रिसर्चर्स है, उन्होंने जो जो बातें करी है उसके बारे में अपन ने पहले हांस साले का नाम पढ़ा था। ये फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च कहलाते हैं। और इन्होंने स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया है कि द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, मतलब जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है बॉडी का किसी भी पर्टिकुलर डिमांड के लिए, दैट इज रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द थ्रेट, द इंडिविजुअल विल रिस्पॉन्ड विद द सेम फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल पैटर्न्स ऑफ रिएक्शंस, है, सेम साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के साथ फिर रिएक्ट करेगा वो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज ऑफ दैट बॉडी टू एनी डिमांड। ये स्ट्रेस एज अ रिएक्शन है। अब इसमें जो हांस साले हैं वो एक थ्योरी देते हैं, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम थ्योरी, गैस थ्योरी, ये याद रखना आप अच्छे से, है ना, ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है। तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोलॉन्ग स्ट्रेस एंड सिमिलर रिस्पॉन्सेज ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना, ये इस बेसिस पे इन्होंने जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम गैस थ्योरी दी है। अब वो गैस थ्योरी में क्या क्या है, गैस थ्योरी देखो, ये दो डायग्राम देख लेते हैं अपन पहले। ये तो देखो मैंने, है ना, ये तो एनसीईआरटी का नीचे वाला जो डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये कोई मेडिकल साइंस की बुक है उसमें से लिया हुआ है। इसमें देखते हैं कि ये बता रहे हैं कि तीन स्टेजेस होती है ना, इसमें तीन स्टेजेस होती है। पहली होती है अलार्म स्टेज, दूसरी होती है रेजिस्टेंस स्टेज, और तीसरी होती है एग्जॉशन स्टेज, है ना। इसमें भी देखो, अलार्म रिएक्शन स्टेज, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, और स्टेज ऑफ एग्जॉशन। तो ये तीन स्टेजेस होती है इंसान की स्ट्रेस की। अब ये जो तीन स्टेजेस हैं, इसमें क्या क्या होता है उसको इन्होंने इस चार्ट के जरिए बताया है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये देखो, ये होम्योस्टैसिस है, ये जो नॉर्मल लाइफ इंसान जी रहा है उसमें उसका ये स्ट्रेस का लेवल है ना। और आप अगर इसको आगे बढ़ाओ तो हम लोग कंपैरेटिवली देख सकते हैं, पहले अलार्म स्टेज में क्या होता है, उसका स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा बढ़ता है ना। फिर रेजिस्टेंस स्टेज में उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एग्जॉशन स्टेज में तो उसकी जो रेजिस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल गिर जाती है ना। सेम डायग्राम आप इसमें देखोगे, अलार्म रिएक्शन स्टेज में लेवल जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है, लेवल ऑफ नॉर्मल रेजिस्टेंस, इसको होम्योस्टैसिस बोला है ना, होम्योस्टैसिस इसको बोला है। फिर ये इसके बाद में स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आ जाती है, और उसके बाद में स्टेज ऑफ एग्जॉशन आ जाती है। रेजिस्टेंस में इंसान फाइट करता रहता है उस स्ट्रेस के साथ में। एक एक करके देखते हैं अपन लोग, क्या है अलार्म रिएक्शन स्टेज। सबसे पहला तो ये प्रेजेंस ऑफ नॉक्शियस स्ट्रेसर्स, एड्रेनलिन और एड्रेनल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम है ना। इसमें क्या होता है, इट ट्रिगर्स द ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स, पर्सन इज मोटिवेटेड टू एक्ट, है ना। इसको फियर, फाइट और फ्लाइट, है ना, एड्रेनल हार्मोन जो होता है, वैसे उसको थ्री एफ हार्मोन भी बोलते हैं ना। तो ये फियर, फाइट और फ्लाइट, इसमें आदमी जब अलार्म रिएक्शन स्टेज में होता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर जब रेजिस्टेंस स्टेज में आता है, तो इफ स्ट्रेस जो है वो प्रोलॉन्ग रहता है, तो अलार्म स्टेज से इंसान आ जाता है किसमें, रेजिस्टेंस स्टेज में। और इसमें नर्वस सिस्टम क्या करता है, नर्वस सिस्टम इंसान को ये संकेत देता है कि अब आप जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका आप सही से इस्तेमाल करना, नहीं तो सर स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो नर्वस सिस्टम कॉल्स फॉर मोर कॉशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, पर्सन मेक्स एफर्ट टू कोप विद द थ्रेट, जो भी थ्रेट उसको लग रहा है उसके साथ में कोप करने की कोशिश करता है। फिर एग्जॉशन जो स्टेज आती है, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूड एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेसेस ड्रेन्स द बॉडी रिसोर्सेज विच लीड्स टू दिस स्टेज, है ना। और इसमें क्या होता है, इफेक्ट जो इनइफेक्टिव हो जाता है, जो स्ट्रेस के साथ में आपका कोप करने का जो मेथड या फिर तरीका है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। इससे इसकी वजह से हाई बीपी जैसी डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ये वाला कम से कम ऊपर वाला भी नहीं तो ये है ना एनसीईआरटी का डायग्राम तो याद रखना, और ये तीनों स्टेजेस याद रखना।
तीन देखो, आप जब लास्ट टाइम पे रिवीजन करो ना, तो ये नाम नाम भी याद रख लोगे ना। आई देखो, आई करेक्ट, ये यहाँ से हटा देता हूँ मैं। आप नाम नाम जैसे अलार्म रिएक्शन स्टेज, ठीक है, रेजिस्टेंस स्टेज और एग्जॉशन स्टेज, तो ये याद रख लोगे ना, तो आपको अंदर का मटेरियल याद आ जाएगा, अगर आपने 2-3 बार पढ़ा है तो, है ना। तो लास्ट में रिवीजन करो, तब सिर्फ हेडिंग हेडिंग रिवाइज कर लो, है ना। 5-10 मतलब आप मानो मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे 20 नंबर का सब्जेक्ट रिवाइज करने में, अगर आप हेडिंग हेडिंग रिवाइज करते हो तो। फिर अपन देखो, सबसे पहले अपन ने स्ट्रेस एज अ रिएक्शन देखा, फिर अपन देखेंगे स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन या प्रोसेस। तो ये स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन या प्रोसेस क्या बात बोल रहा है कि स्ट्रेस इज नॉट अ फैक्टर दैट रिजाइड्स इन इंडिविजुअल, ये कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इंडिविजुअल में या एनवायरमेंट में रहता हो, है ना। ये तो इंस्टेड इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स ट्रांजैक्टिंग विद द एनवायरमेंट, ये तो इन्वॉल्व करता है इंडिविजुअल को, है ना। इंडिविजुअल ही स्ट्रेस का वो है, बाकी इंडिविजुअल के अंदर ही ये रहता नहीं है, एनवायरमेंट में पहले से मौजूद नहीं है। तो ये जो नेचर ऑफ स्ट्रेस होता है, इसमें डिपेंड करता है किस पे, अप्रेजल्स ऑफ स्ट्रेस पे। अप्रेजल्स मतलब कोई भी ऐसी चीज जो स्ट्रेस को बढ़ाती या शो करती है ना। तो ये लेजरस फॉकमैन नाम के, ये फॉकमैन की स्पेलिंग FAUL है ना, यहाँ पे करेक्ट कर लेना। तो ये अकॉर्डिंग टू लेजरस फॉकमैन एन इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द परसीव्ड इवेंट्स एंड देयर अप्रेजल्स, है ना। जो आपने इवेंट्स को परसीव कैसे किया है और उनसे आपने क्या अप्रेजल्स बनाए हैं। अब अप्रेजल्स क्या है, अप्रेजल्स देखो, इन्होंने दो तरीके के अप्रेजल बताए, पहला प्राइमरी अप्रेजल, दूसरा सेकेंडरी अप्रेजल। अब इसमें प्राइमरी अप्रेजल तो क्या है, अप्रेजल ऑफ कॉज ऑफ स्ट्रेस है ना। ये यहाँ पर देखते क्या है, इसमें प्राइमरी अप्रेजल में है, इट रेफर्स टू परसेप्शन ऑफ न्यू और चेंजिंग एनवायरमेंट एज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, है ना। ये क्या करता है कि इस टाइम पर आप इंसान क्या करने लगता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल सिचुएशन देखने लगता है कि ये जो स्ट्रेस मुझे आ रहा है, ये क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या ये शून्य है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इन केस अगर नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इवेंट्स आर अप्रेज फॉर देयर पॉसिबल, तो इंसान या ब्रेन क्या करता है, उसके पॉसिबल हार्म्स और थ्रेट्स या चैलेंजेस के बारे में विचार करता है। तो ये प्राइमरी अप्रेजल है। फिर सेकेंडरी अप्रेजल की बात करोगे तो अप्रेजल ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, अप्रेजल ऑफ एन इवेंट व्हेन वी परसीव इट एज स्ट्रेसफुल। ये इट इज द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज, ये असेस करता है किसको, कि मैं ये जो स्ट्रेस आ रहा है इसके साथ में मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, मैं उसके द्वारा इसके साथ में कोप कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इट इज द असेसमेंट ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज वेदर दे विल बी सफिशिएंट टू मीट द हार्म में भी, फिजिकल, मेंटल, सोशल और पर्सनल, है ना। ये रिसोर्सेज जो हैं, ये फिजिकल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, सोशल या पर्सनल हो सकते हैं। अब ये अप्रेजल की बात करो, तो जो दीज अप्रेजल्स आर वेरी सब्जेक्टिव है ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कि पास्ट एक्सपीरियंस, आपने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया, उसमें आपने आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर जो आपके पास स्ट्रेसफुल इवेंट है वो क्या कंट्रोलेबल है भी कि नहीं है। तो ये सारी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रेस एज अ ट्रांजैक्शन या प्रोसेस देखा हमने। फिर स्ट्रेस एज अ स्टिमुलस देखते हैं। स्टिमुलस में कुछ नहीं है, ये होम्स और राहे कोई स्कॉलर है, उन्होंने ये बताया कि दे थ्योराइज स्ट्रेस एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज अ कॉज ऑफ एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस का कॉज है, ना कि एक्सपीरियंस है खुद में, ठीक है। दे थ्योराइज स्ट्रेस एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एज अ कॉज ऑफ एक्सपीरियंस रादर देन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये ऐसा कैसा याद करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट या कोपिंग विद स्ट्रेस क्या होता है। कोपिंग का मतलब क्या है कि कोपिंग इज अ सिचुएशन या सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस से मुकाबला करना एक तरीके से कोपिंग है ना। इट इज अ सेट ऑफ कंक्रीट रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट वन इंटेंडेड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एंड रिड्यूस स्ट्रेस। तो ये कोपिंग है। जैसे कि आपको पता है कोपिंग मैकेनिज्म है ना, एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है, हम लोग जैसे भी किसी भी तरीके का हमको स्ट्रेस आएगा, तो हमारे अंदर एक चीज डेवलप हो जाती है, अपने आप वो रिस्पॉन्स तैयार करती है। कोई रिस्पॉन्स इसलिए तैयार करती है ताकि या तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए या फिर जो स्ट्रेस आ रहा है वो कम हो जाए। अब इसमें कोपिंग मैकेनिज्म में या फिर कोपिंग विद स्ट्रेस में क्या है, एंडलर पार्कर थ्योरी एक आती है, उसमें 3 स्ट्रैटेजीज बताई गई है। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी और अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में तो क्या है, it involves obtaining information, analysis the stressful situation and finding alternative course of action। इसमें क्या है, जैसे कि आप किसी सिचुएशन में आपको पता है कि आपका दिनचर्या सही नहीं हो रही है, तो आप उसको टाइम टेबल बना लोगे, तो शायद आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन
नहीं क्रिएट हो, तो ये टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है। ये इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में ये यहाँ पर जो ये इंफॉर्मेशन है ये गलत लिखी हुई है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी रिस्पॉन्स के लिए कोई ना कोई एक इमोशन होता है, वो आप देख लेते हो और उस इमोशन के हिसाब से आप वो रिस्पॉन्स देखते हो। जैसे कि अपन एग्जांपल देखें कि आप किसी भी सिचुएशन में हो पर आप अपने आपको होप मेंटेन, आपकी आपकी जो इच्छा शक्ति है वो मेंटेन है, तो ये इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में आ जाएगा। फिर अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी की बात करें तो दिस इन्वॉल्व डिनाइंग और मिनिमलाइजिंग द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि कोई भी सिचुएशन आ रही है स्ट्रेसफुल, पर आप क्या है कि दोस्त से बात करने लग गए, तो वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली गई, टीवी देखने लग गए, मैच देखने लग गए, या कोई सीरियल या कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख ली। तो ये सारे सिचुएशन क्या है, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी है। इसमें अपन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको अवॉइड करने की कोशिश करें कि अपने दिमाग में ना आए वो। फिर दूसरे जो अपने पहले देखा था, लॉजरस लेजरस फॉकमैन है, उन्होंने भी दो स्ट्रैटेजीज इसके लिए बताई हैं। एक तो प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी है ना। तो ये क्या करती है, अटैक करती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को ही अटैक करती है। जैसे कि दे इंक्रीज द पर्सन्स अवेयरनेस लेवल ऑफ नॉलेज अलोंग विद रेंज ऑफ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव स्ट्रेस कोपिंग ऑप्शंस, है ना। जैसे कि आई मेड अ प्लान ऑफ एक्शन एंड फॉलोड इट, आपने कोई भी प्लान ऑफ एक्शन बनाया और उसको फॉलो किया, तो ये क्या प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी है, ये प्रॉब्लम को ही खत्म करने पर फोकस्ड है। फिर इमोशनल फोकस स्ट्रैटेजी बताते हैं, जो उसमें क्या होता है कि दी स्ट्रैटेजीज आर यूज मेनली फॉर साइकोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि आप किसी चीज को, जैसे आपने अगर वो देखी हो मूवी जब वी मेट नाम से एक मूवी है, उसमें शाहिद कपूर और करीना कपूर होते, तो करीना कपूर को वो आइडिया देता है कि ये इस कोई इंसान से तुम्हारा तलाक हो गया है या फिर तुम्हारा अच्छा संबंध नहीं है, तो इसकी फोटो को जला करके फ्लश कर दो। तो वो एक एग्जाम्पल है कि इसका इमोशनल फोकस्ड स्ट्रैटेजी का, है ना। दे आर डिजाइन टू लिमिट द डिग्री ऑफ इमोशनल डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय एन इवेंट विद मिनिमल एफर्ट टू ऑल्टर द इवेंट इटसेल्फ। जैसे कि एग्जाम्पल में आई डिड समथिंग टू लेट इट आउट ऑफ माई सिस्टम, है ना। आप अपने सिस्टम से, अपने जो दिमाग से ये चीजें बाहर निकालने के लिए जो करते हो, वो इमोशनल फोकस स्ट्रैटेजीज में आ जाता है। तो ये दो इन्होंने बेसिक स्ट्रैटेजी बताई। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में देखो, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स बताइए। टेक्निक्स क्या है, एबिलिटी टू रिड्यूस स्ट्रेस बिफोर इट इंक्रीजेस, या फिर एफिशिएंटली डील विद द कंडीशन दैट कॉजेस स्ट्रेस, इसको क्या बोलते हैं, मेंटल इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये मेंटल इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए अपने को टेक्निक्स जो है वो क्या क्या है, जैसे कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, बायो फीडबैक हो सकता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स हो सकती हैं, मेडिटेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हो सकता है, और एक्सरसाइज हो सकता है। थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग्स में एरर है, मैं बाद में तो करेक्ट कर लूंगा इनको, पर है ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ये कॉग्निटिव को कॉग्निटिव लिखा हुआ है, कॉग्निटिव है ये। तो ये मेजर टेक्निक्स है। अब मेजर टेक्निक्स में अपन लोग देखते हैं क्या क्या कैसे। जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, तो इस ये रिड्यूस करता है स्ट्रेस को, काम करता है माइंड को, और रिलैक्स करता है बॉडी को। इसमें एग्जांपल के तौर पे देखो, डीप ब्रीदिंग हो गया, प्राणायाम हो गया, मसल रिलैक्सेशन हो गया, ये सब रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। फिर मेडिटेशन है, तो ये मेडिटेशन से क्या होता है, ब्रिंगिंग आउट एन ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बाय मेडिटेशन, ये भी शांति प्रदान करता है दिमाग मन को। फिर बायो फीडबैक है। अब बायो फीडबैक क्या होता है कि ये आपको जो आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है स्ट्रेस के, उनको उनके साथ डील करता है। और इसमें 3 स्टेजेस बताई गई हैं, जैसे कि डेवलपिंग एंड अवेयरनेस ऑफ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे कि किसी को अवेयरनेस हो जाए कि मेरे को स्ट्रेस होता है तो मेरी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो वो उस सिचुएशन में क्या करेगा, जैसे उसकी हार्ट रेट बढ़ी तो वो कोई ना कोई मेथड अपना लेगा जिससे वो हार्ट रेट उसकी डिक्रीज हो जाए। फिर लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन सम कंडीशन, है ना, ये हार्ट रेट बढ़ गई है तो उसको कम करने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। फिर ट्रांसफरिंग दीज कंट्रोल्स इनटू कंडीशंस ऑफ एवरीडे लाइफ, और जब आपको एवरीडे लाइफ में ये सिचुएशन देखने को मिलेगी तो ऐसे कंट्रोल्स आप करने लग जाओगे। फिर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, है ना। इन दिस प्रोसेस इमेजिनरी थॉट्स आइडियाज आर मेड विद अ पर्टिकुलर टारगेट, जैसे कि इट शुड बी डन विद क्वाइट माइंड, रिलैक्स बॉडी एंड क्लोज्ड आईज, है ना। आप आंख बंद करके और रिलैक्स बॉडी, क्वाइट माइंड के साथ में क्या करते हो, आप इमेजिनेशन करते हो, और वो इमेजिनेशंस ऐसी होती हैं जो आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स, है ना, कॉग्निटिव यहाँ पर भी स्पेलिंग करेक्ट कर लेना। दीज टेक्निक्स एम टू इनऑक्यूलेट पीपल विद अगेंस्ट स्ट्रेस, है ना, इनऑक्यूलेट पीपल अगेंस्ट स्ट्रेस। इसमें क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर होता है, जैसे कि आप ग्रैटिट्यूड की भावना, है ना, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड इज अ ब्लिस,
तो जैसे आप सबके प्रति थैंकफुलनेस का एटीट्यूड रखो तो ये आपके बिहेवियर में चेंज कर देगा, तो ये आपके स्ट्रेस रिडक्शन में काम आएगा। फिर इन दिस टेक्निक नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स आर रिप्लेस्ड विद पॉजिटिव एंड रैशनल थॉट्स। जब भी नेगेटिव थॉट आए आप उसको पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो, इरेशनल थॉट आए उसको रैशनल थॉट से रिप्लेस कर दो। और लास्ट में देखो क्या है, एक्सरसाइज है ना, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट, लंग्स, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, इम्यूनिटी बढ़ाए, तो इससे क्या है, स्ट्रेस कम होगा। फिर लास्ट में टॉपिक अपन देखें प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ। अब प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ की बात करो तो अपन एक एक करके देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहले तो कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, है ना। इसको आप मेंटल जो हेल्थ है ना उसको कैसे डिफाइन करोगे कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग होनी चाहिए, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्थ कहलाएगी। एवरीवन गोज थ्रू पर्सनल क्राइसिस, है ना, कॉजिंग अक्यूट स्ट्रेस फॉर अ वाइल। पीपल विद कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स मैनेज स्ट्रेस, और जो बाकी लोग होते हैं वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। इट इज लाइक इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट अनहेल्दी स्ट्रेस, है ना। तो अनहेल्दी स्ट्रेस के अगेंस्ट कुछ लोग इम्यूनाइज कर लेते हैं खुद को, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये स्ट्रेस है क्या, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ में अपन देखते हैं। अपन ने जो पहले स्ट्रेस के बारे में देखा, अब मेंटल हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। अब देखो कुबासा करके एक स्कॉलर है, वो क्या कहते हैं, स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी क्रिएट कर लो। उस स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी से क्या हो जाएगा कि आपको जो मेंटल हेल्थ में है ना वो प्रमोशन में मदद मिलेगी। तो इसमें क्या लिखते हैं, ये स्टडीज हैव शोन दैट पीपल विद हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड लो लेवल ऑफ इलनेस share three characteristics, है ना, which are referred as personality trait of hardiness, है ना। hardiness नाम से personality trait इन्होंने बताया। अब उसमें क्या तीन जो क्वालिटीज बताई, एक तो कमिटमेंट होती है, एक कंट्रोल होता है, और एक चैलेंजिंग एटीट्यूड होता है या चैलेंज करने वाला वो फील होता है। हार्डनेस में ये तीन है। तो कमिटमेंट में क्या है, कमिटमेंट टू वर्क, कमिटमेंट टू फैमिली, कमिटमेंट टू हॉबीज, कमिटमेंट टू सोशल लाइफ। कंट्रोल में क्या है, सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ। और चैलेंज में सीक चैलेंजेस इन लाइफ एज पॉजिटिव, नॉर्मल रादर देन थ्रेट, है ना। जो चैलेंजेस आते हैं उसको पॉजिटिवली लेता है, कि संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करना है ना। तो ये एटीट्यूड आ जाता है तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। आप संघर्ष को नेगेटिव वर्ड मत लो, उसको पॉजिटिव वर्ड लो। इस तरीके से आप चलोगे तो ये बोल रहे कुबासा जी कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपन देखिए लाइफ स्किल्स। Yeah, these are the abilities for adaptive and positive behavior that enable individuals to deal effectively with demands and challenges of everyday life. आपकी ऐसी लाइफ स्किल्स जो आपको स्ट्रेस से दूर रखेंगी, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगी, वो क्या क्या हो सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले है असर्टिवनेस, है ना। इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। असर्टिवनेस में क्या है, इट इज बिहेवियर और स्किल दैट हेल्प्स पीपल कम्युनिकेट फीलिंग्स, है ना। आपकी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वो फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फिर फीलिंग्स अपने पास ही रखते हैं और व्हिच क्रिएट्स अ ट्रॉमा इन देयर हेड। तो ये जो स्किल है कम्युनिकेट करने की फीलिंग्स को, ये असर्टिवनेस कहलाती है। ये क्लियरली असर्टिव पर्सन जो होता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसमें सेल्फ एस्टीम अच्छा होता है, और सॉलिड सेंस ऑफ ओन आइडेंटिटी होती है। सच पीपल एक्सप्रेस इमोशंस सच एज लव एंड एंगर ओपनली, एंड कई लोग ना तो प्यार ना गुस्सा ओपनली दिखा सकते हैं। फिर टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो लर्निंग हाउ टू मैनेज टाइम कैन हेल्प रिलीव द प्रेशर, है ना। उससे मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, स्ट्रेस कम होगा। सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज टू स्पेंड योर टाइम टू अचीव गोल्स। आपके जो गोल्स हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करके और उसके हिसाब से टाइम मैनेज करोगे तो स्ट्रेस और कम होगा और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। फिर रैशनल थिंकिंग से भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग या रैशनल थिंकिंग से क्या होगी, नेगेटिविटी कम होगी और एंजाइटी खत्म हो जाएगी। फिर इम्प्रूविंग रिलेशनशिप में भी ये सब आपको पता ही है, लिसनिंग टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग, ये सारे ये तीन एसेंशियल स्किल्स इन्होंने बताई है। क्या क्या है, एक्सप्रेसिंग हाउ यू फील व्हाट यू थिंक, ये एक्सप्रेस करना, और एक्सेप्टिंग अदर्स ओपिनियन, दूसरे का ओपिनियन भी स्वीकार करना। फिर ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, जैसे कि परफेक्शनिज्म हो गया, अवॉइडेंस ऑफ वर्क हो गया। कई लोग हैं परफेक्ट होना चाहते हैं हर काम में, है ना, व्हिच क्रिएट्स मेंटल स्ट्रेस। कुछ लोग होते हैं वो काम को अवॉइड ही करते हैं, है ना, बाद में करेंगे, टालने का एटीट्यूड हो जाता है। तो ये ओवरकम करना है, ये क्योंकि ये हैबिट्स क्या है, अनहेल्पफुल है। तो ओवरकम सच हैबिट्स that are helpful to cope with stress in short term but make individual more vulnerable to stress in long term। जैसे कि अवॉइडेंस ऑफ वर्क, आपने किसी काम को बोला कि आप बाद में करेंगे, वो अभी तो आपको स्ट्रेस फ्री कर दिया, पर जब बाद में वो काम बर्डन के साथ आएगा तो वो स्ट्रेस ज्यादा देगा।
फिर अपन देखें सोशल सपोर्ट। अब सोशल सपोर्ट भी देखो डिफाइन कैसे होता है कि एग्जिस्टेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन whom you can और we can rely upon, है ना। ये स्ट्रेस से आपको बचाता है और मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहता है। सोशल सपोर्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस, ठीक है। इसमें सोशल सपोर्ट के टाइप भी बताए हैं, टैंजिबल है, इंफॉर्मेशन सपोर्ट है और इमोशनल सपोर्ट है। टैंजिबल सपोर्ट तो क्या है, जैसे कि आपको पैसे की जरूरत है, किसी ने आपको पैसे दे दिए, या किसी चीज की जरूरत है, गुड्स की जरूरत है, वो दे दिए, तो वो टेंजिबल सपोर्ट्स हो गया, मूड सपोर्ट हो गया। इंफॉर्मेशन सपोर्ट, आपको कोई इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेसफुल इवेंट फेस बाय इंडिविजुअल, कोई आपको इंफॉर्मेशन बता देगा कि ऐसे उनके साथ में ऐसी सिचुएशन आई है, तो आपको वो सपोर्ट मिल जाएगा। फिर इमोशनल सपोर्ट है, समवन एश्योर्स दैट यू आर लव्ड एंड वैल्यूड, ऐसी चीजें आपको बताते हैं, तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी से आपको दूर करती है। फिर अदर फैक्टर्स में देखो तो बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग एक्सेट्रा कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। तो ये भाई हमारा बिहेवियर यहाँ पर होता है खत्म, है ना। अब बिहेवियर हमने स्पोर्ट्स एंड योगा और बिहेवियर और अपन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आपको मतलब तो अब लॉ और उसका है, लॉ है 20 मार्क्स का, और 20 ये और 65 तो हमने 105 मार्क्स का पोर्शन हमने पेपर 3 में, जो 105 मार्क्स का पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया। 105 मार्क्स के पोर्शन को आपको रिवाइज करने के लिए 6 घंटे का समय चाहिए, ठीक है। हार्डली, वो भी आपको वीडियोस के साथ में। ये 2 बार अगर आपने वीडियोस देख लिए, उसके बाद में तो आप इसको 6 घंटे की जगह आप 3-4 घंटे में आप रिवाइज कर पाओगे। और जब ये एबिलिटी आ जाएगी कि आप इतने बड़े पेपर के लिए आप 3-4 घंटे में सारा कुछ रिवाइज कर सको, तब आपको क्या है कि लास्ट टाइम तो आपने हेडिंग 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 देखी, क्योंकि आपको पता है पेपर 1 पेपर 2 एक दिन हो जाएंगे, थर्ड पेपर उसके अगले दिन होगा। उससे पहले अगर आप 3-4 घंटे में ये सब कुछ रिवाइज कर सकोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लॉ शुरू करेंगे, लॉ या फिर ऑडिट, उसमें से कुछ देखूंगा मैं। और लॉ और ऑडिट हो जाने के बाद में हम लोग एथिक्स और मैनेजमेंट और सोशलॉजी, ये तीनों एक साथ चालू करेंगे, है ना। इसमें हम लोग 3 लेक्चर्स, मैं कोशिश करूंगा डेली 3 लेक्चर्स अपलोड कर दूं, ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। उसको मेरे को थोड़ा सा सिस्टमाइज करना पड़ेगा कि कितने कितने लेक्चर्स होंगे, ताकि ये विद इन 1 वीक खत्म हो जाए, है ना। तो हम लोग कोशिश करेंगे ऑडिट शुरू करें और लॉ करें जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेक श्योर कि आप अगर ये वीडियोस देख रहे हो तो आप आपका फीडबैक जरूर दो, ठीक है। आई विल नेवर टेल एनीवन टू गो एंड सब्सक्राइब और एनीथिंग, पर आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे तो दैट वुड हेल्प अस इम्प्रूव। और जो जो इम्प्रूवमेंट्स की हमको मतलब जरूरत है, अगर आप लोग वो बताएंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, वो ऑडिट या लॉ